नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हुई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जैसा कि आपको पता है कि हम यूपीएससी, सीएससी, प्रीलिम्स के पेपर की आंसर की आपके लिए लेकर आए थे और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने 1 से लेकर 50 तक आंसर्स डिस्कस कर लिए थे कि आखिर कौन से क्वेश्चंस का क्या आंसर होना चाहिए। तो दोस्तों, आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में, वो डिस्कस करूंगी 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन की आंसर की कि आखिर क्वेश्चंस का क्या आंसर होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं पहले ही आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैंने पूरी कोशिश की है कि जो आंसर्स हों वो पूरे करेक्ट हों, बट जब यूपीएससी की आंसर की आ जाए ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो ही फाइनल आंसर की होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों, ये रहा 51 क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन है, कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ है। पहला, सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। दूसरा, रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। चौथा, रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है। यह है क्वेश्चन, आपको बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। तो जो इसका आंसर है 51 का, वो है सी 1, 3 और 4। ठीक है, 1, 3 और 4 इज द करेक्ट आंसर। इसके साथ ही आंसर क्वेश्चन है 53। तो 53 का भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है एग्रीकल्चर का। ठीक है, एग्रीकल्चर का ये क्वेश्चन है, कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसके सवाल इस साल ज्यादा देखे गए हैं। चलिए 53 क्वेश्चन देखते हैं। महासागर औसत तापमान, ओशन मीन टेम्परेचर, ओएमटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये दो कथन आपको दिए हुए हैं। पहला है, ओएमटी को 26 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर होती है। ओएमटी जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मॉनसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। तो ये है क्वेश्चन, दो कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो जो इसका आंसर है वो है केवल 2, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, केवल 2 कथन क्या है इसका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 52 का क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। ये 4 खनिज के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि भारत में उपयुक्त में से कौन से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज हैं, मेजर मिनरल्स हैं। तो जो इसका आंसर है वो है डी 2, 3 एंड 4। 2, 3 एंड 4, क्रोमाइट, काइनाइट, सिलीमेनाइट। ठीक है, 2, 3, 4 इसका क्या है, सही आंसर है डी। चलिए 54 क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 क्वेश्चन का आखिर क्या आंसर है। क्वेश्चन है, भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपको 3 कथन दिए हुए हैं। वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और ये सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है, वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। सल्फर जो फॉस्फेरिक अम्ल उर्वरक है के लिए कच्चा माल है, वह तेल शोधन कारखानों का उपोत्पाद है। ठीक है, तो जो कथन है 2 और 3 बिल्कुल सही है। तो जो इसका आंसर है बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। 55, भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। अगर आपको मरु राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपने पढ़ा है तो ही इसका आंसर आप दे पाओगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। क्वेश्चन है, कथन है, यह 2 जिलों में विस्तृत है। उद्यान के अंदर कोई मानववास स्थल नहीं है। वह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। जैसा कि आपको पता है, इस साल एग्रीकल्चर और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। तो आपको बताना है कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से कौन सा सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। 1 और 3 इसका सही आंसर है। चलिए इसके सामने ही कौन सा क्वेश्चन है,
57 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको प्रसिद्ध स्थल दिए गए हैं और वर्तमान राज्य दिए गए हैं। भिलसा मध्य प्रदेश, द्वार समुद्र महाराष्ट्र, गिरिनगर गुजरात, स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश। तो देखिए भिलसा मध्य प्रदेश, आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सी युग्म में सही सम्मिलित है। तो जो इसका सही आंसर है आप देखकर ही बता सकते हैं, द्वार समुद्र और गिरिनगर ये क्या है, महाराष्ट्र, और द्वार समुद्र महाराष्ट्र, गिरिनगर गुजरात। तो ये 2 और 3 इसका सही आंसर है। तो देखते हैं कहां पर है ये, केवल 2 और 3। ठीक है, केवल 2 और 3। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं आखिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 56 है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि अभी ये न्यूज में था। ठीक है, तो सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, तो ये सबने सही आंसर दिया होगा आई होप, नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 58 क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण CGWA ने भारत के 36% जिलों को अतिशोषित, ओवर एक्सप्लॉइटेड अथवा संकटपूर्ण क्रिटिकल वर्गीकृत किया हुआ है। CGWA का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है। ये 3 कथन आपको दिए हुए हैं। तो जो इसका आंसर है वो है केवल 2 और 3, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ कि अभी हम केवल ये डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर आंसर्स क्या होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए, क्योंकि आपका पेपर हो चुका है और आपको जल्दी होती है अपना स्कोर जानने की कि आखिर आप क्वालिफाई करेंगे प्रीलिम्स या नहीं। बस हम उसको आपको थोड़ा सा इजी बना रहे हैं आंसर्स आपको बता के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 का, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान के लगभग 10% कम होता है। तो ये क्वेश्चन है। तो जो इसका आंसर है वो है केवल 2, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके साथ ही साथ हम इक्वेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है, तो इसका क्या तात्पर्य है। 61वां क्वेश्चन है। इसका तात्पर्य यह है कि उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। 61 का जो आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट देखते हैं 62 ही साथ में देख लेते हैं, कि प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा और चौल किस लिए विख्यात थे। तो ये विख्यात थे ए, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह अक्सर आंसर होता है। ठीक है, पर ये पक्का नहीं होता है, बट मोस्टली अगर आप देखेंगे पिछले प्रीवियस ईयर का अगर आपने एनालाइज देखा होगा तो बंदरगाह से रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है ए। 62 का ए आंसर है। 63 क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 63 क्वेश्चन है, कृषि में जीरो टिलेज का क्या लाभ है। पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। चावल की नई पौधे की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। ओके, तो जो इसका आंसर है वो है 1, 2, 3, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। 63 का जो आंसर होगा वो होगा डी। 68 क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन है, पहले ही बता देती हूँ, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है। तो इसका जो आंसर है वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ओके, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। 60 का जो आंसर है वो है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 देखते हैं कि भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है। कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, मूंगफली के बीज, कुलिथी, सड़ा आलू, चुकंदर। ये क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। तो जो इसका आंसर है वो है केवल 2, 5 और 6, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके साथ वाला क्वेश्चन देखते हैं। 68 क्वेश्चन है ये, 66 क्वेश्चन है ये एक्चुअली, हाँ 65 और 66।
ओके, तो 66 क्वेश्चन है कि भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आप ध्यान दीजिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया है तो भारत की दालों के ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, दालों, चावल, है ना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या है कि उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन है। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। तो जो इसका आंसर है वो है केवल 1, तो ए इज द करेक्ट आंसर। 66 का जो आंसर है वो है ए। 67th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 67th क्वेश्चन है, ये फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है, विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की अपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। ये फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर है कपास। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो ये आप इसका आंसर दे पाओगे। तो इसका आंसर क्या है? कपास। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, 67 का आंसर है ए। 65 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? आर्थिक मूल्य के रूप में यह निम्नलिखित में से किसका माप है? तो 65 का जो आंसर है वो है ए। किसका माप है? प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति का। ओके, चलिए 68 देखते हैं फटाफट। 68 है, सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सोलर से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है यूपीएससी में, चाहे वो मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो। तो ये भी सौर से रिलेटेड है, सौर जल पंपों से रिलेटेड है। तो क्या है? सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निमज्जनी पंपों के लिए नहीं। सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्रीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है, पिस्टन वालों के लिए नहीं। ओके, तो ये दोनों कथन क्या है? बिल्कुल गलत है। तो जो इसका आंसर है वो है ना तो 1 और ना ही 2, मतलब 68 का जो आंसर है डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की गन्ने की खेती। 69 क्वेश्चन है, भारत की गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, चूंकि हमारा दूसरा वीडियो है, सेट बी के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपको कितने कथन दिए हुए हैं? यहाँ पे 4 कथन दिए हुए हैं। आपको बताने हैं कि कौन से कथन सही है। तो इसका जो आंसर है वो है केवल 1 और 4, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके साथ वाले ही देखते हैं। 71 का क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? अगर आपने इस पेपर में कृषि, जो कि हमेशा मैं बोलती हूँ इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी, उन्हीं को ज्योग्राफी भी के भी क्वेश्चन है, पर अधिकतर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं कृषि, एनवायरमेंट और पॉलिटी के हैं। पॉलिटी का जो लेवल है वो इजी है। ठीक है, अगर आपने लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो आप पॉलिटी का आई थिंक सारे ही आंसर, जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हैं सभी आप सही दोगे ही दोगे। और इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपने इकोनॉमी को समझा है तो ही आप दे पाओगे। और हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो भी सीधे सीधे हैं, पर मैं उनको मॉडरेट कैटेगरी का रखती हूँ हिस्ट्री के क्वेश्चन का। बाकी एनवायरमेंट और कृषि के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो देखते हैं 71 कि भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है। आपको यहाँ पे कितने दिए हुए हैं? 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना, प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, तीसरा है सामाजिक पूंजी विकास, कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति, बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी, सरकारों द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना। ओके, तो जो इसका आंसर है वो है 2, 3 और 6, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। यहाँ पे 72 पहले हम देख लेते हैं, फिर 70 देखेंगे। 72 क्वेश्चन है, भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पद का क्या महत्व है? पहला, यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। दूसरा, यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। तीसरा, उधार लेने वाली फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसकी ऋण
शोधन क्षमता उतनी ही खराब होगी। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका जो आंसर है वो है केवल 1 और 2, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17th। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों को पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है। ये भी फिर से कृषि से क्वेश्चन आ गया। पहला फसल विविध रूपण, दूसरा लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, टेंसियोमीटर का प्रयोग, ऊर्ध्वाधर कृषि वर्टिकल फार्मिंग। देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर का मैंने अभी जो क्वेश्चंस देखे हैं, हिंदी थोड़ी ज्यादा टफ है, हिंदी मतलब जो शब्द हैं थोड़े टफ हैं। ओके, तो अगर आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं उन शब्दों को। ओके, तो देखते हैं कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो जो इसका आंसर है 70th का वो है डी, 1 2 3 4 चारों क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 कि हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक, कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही हैं। पहला न्यूनतम समर्थन मूल्य, दूसरा सरकार द्वारा व्यापार करना, तीसरा सरकार द्वारा भंडारण करना, चौथा उपभोक्ता सहायकियां, ओके, सब्सिडीज। ओके, तो जो इसका आंसर है वो है 1 2 3 4 चारों क्या है, बिल्कुल सही है, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। क्या कर रही है, चारों के चारों भारत के चावल के मूल्य को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही थी। अब नेक्स्ट देखते हैं 75, साथ में ही है इसलिए कि निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। G20 हमेशा G20 में इंपॉर्टेंट आपको बताती हूँ ये टॉपिक। तो जो इसका आंसर है वो क्या है, अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की। तो ए इज द करेक्ट आंसर। 75 का जो आंसर है वो है ए। 76 पहले देख लेते हैं, फिर 74th देख लेंगे। ठीक है, 76 काफी बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है। पहला, फार्म परिसंपत्तियों के रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए, कंबाइटन कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों एवं मिनी ट्रकों के क्रय के लिए, फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए, फसल कटाई के बाद खर्चों के लिए। फिफ्थ है, परिवारों के लिए घर निर्माण तथा गांव के शीतागार सुविधा की स्थापना के लिए। तो जो इसका आंसर है वो है बी, 1 3 4 क्या है इसमें करेक्ट है। ओके, 1 3 4 इज द क्या है इसमें सही है, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। 74 देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में वृद्धि में सतत वृद्धि हुई है। एक सेकंड रुकिए, क्या हुई है, सतत वृद्धि हुई है। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीजों का व्यापार प्रमुख है। तीसरा, पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। तो जो इसका आंसर है वो है बी इज द करेक्ट आंसर। जो केवल 2 है वो क्या है, बिल्कुल सही है। 74 का जो आंसर है वो है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस बार के जो आप क्वेश्चन देखेंगे, वैसे तो यूपीएससी जो कथन है वो काफी बड़े देता है, बट इस बार के जो मुझे लग रहा है 2020 का जो पेपर आया है, इसके जो कथन है, कथन वाले जो क्वेश्चन है, इसमें कथन उसने कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े दे दिए हैं। इसलिए हो सकता है लोगों को ये जो पेपर है वो थोड़ा मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में लगा। ठीक है, कुछ बच्चों को टफ लगा हो ये पेपर, हो सकता है, क्योंकि जो कथन है वो काफी बड़े बड़े दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। 77 देख रहे हैं कि खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भार वेटेज उनके थोक मूल्य सूचकांक WPI के दिए गए भार से अधिक है। WPI सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को नहीं पकड़ता, जैसे कि CPI करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु WPI को अपना लिया है। इकोनॉमी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो CPI WPI से रिलेटेड है। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे दोगे। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो है 1 और 2, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। इसके साथ वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा है। 79th क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर प्रापण खरीद भारत के किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में असीमित होता है। यहाँ पर देखिए MSP से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2019 में भी MSP से रिलेटेड क्वेश्चन देखा गया है। तो अनाजों एवं दालों का MSP किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते हैं। तो जो 79th का आंसर है वो है ना तो 1 और ना ही 2, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। 80th क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 80th क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये।
वाणिज्यिक पत्र, कमर्शियल पेपर, अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र है। जमा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालीन प्रपत्र है। कॉल मनी अंतरबैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है। जीरो कूपन बॉन्ड, अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाले ब्याज सहित अल्पकालीन बॉन्ड है। तो जो इसका आंसर है वो है सी इज द करेक्ट आंसर। केवल एक और 3 जो किया है बिल्कुल सही है। 78 क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे नदियां दी गई हैं और ये बता रहा है कि कहाँ पर जाकर मिलती हैं। मैकोंग अंडमान सागर, थेम्स आयरिश सागर, वोल्गा कैस्पियन सागर, जमेजी हिंद महासागर। ओके, तो जो इसका आंसर है वो है केवल 3 और 4, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। आप इसे गूगल भी करोगे तो भी आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन था, मैप से रिलेटेड। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो 3 और 4, वोल्गा और जम्बेजी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। ये रहा 81वां क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है, पहले ही बता देती हूँ कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो जो इसका आंसर है 81 का वो है बी, यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाली पूंजी प्रवाह है। 84 देखते हैं फटाफट। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर वित्तीय ऋण से संबंधित है। परिवारों का बकाया गृह ऋण, क्रेडिट कार्डों का बकाया राशि, राजकोष बिल, ट्रेजरी बिल। आपको बताना है कौन सा सही है। तो जो इसका आंसर है ये तीनों के तीनों सही है। ठीक है, गैर वित्तीय ऋण से संबंधित है पूछ रहा है, तो ये तीनों के तीनों क्या है, सही है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। 84 का जो आंसर है वो है डी। 82 जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला, भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। भारत के लोहे व इस्पात, रसायनों, उर्वरकों और मशीनों के आयात में हाल के वर्षों में कमी आई है। भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। भारत का कुल मिलाकर व्यापार चालू खाते का घाटा हो रहा है। तो जो इसका आंसर है वो क्या है, केवल 3 कथन जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए इसके साथ जो क्वेश्चन है वो 85वां क्वेश्चन, वो देखते हैं कि भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते हैं। तो क्यों, कि कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और कुछ अन्य घरेलू आपूर्ति का। तो इसका जो आंसर है 85 का वो है बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 86 क्वेश्चन देखिए फटाफट कि व्यापार संबंधित निवेश उपायों ट्रिम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है, विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिमाणात्मक निर्बंधन निर्विध होते हैं। दूसरा, ये वस्तुएं एवं सेवाओं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं। तीसरा, ये विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कौन सा सही है। तो 86 का जो आंसर है वो है ए, कि 1 और 2 सही है। तो 86 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 87वां क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। यदि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेती है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा। वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना, सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना, ये तो करेगा। बैंक दर को घटाना तथा रेपो दर को भी घटाना, ये तो गलत है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो जो इसका आंसर है वो है केवल 2, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके साथ वाला क्वेश्चन देखते हैं 89। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख परिदान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक DCCBS अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। DCCBS का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है। आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है कथन। काफी कथन वाले क्वेश्चन आते हैं वैसे यूपीएससी में, इसलिए मैं आपको हमेशा जो MCQs भी कराती हूँ वो कथन से ही बहुत सारे कथन आपको करवाती हूँ ताकि आप इस तरीके के क्वेश्चंस के क्या हो जाएं, आपको आदत हो जाए, आप बोर ना हो बड़े बड़े कथन पढ़ते हुए। ठीक है, MCQ सीरीज मेरी स्टार्टेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका आंसर है 89 का जो आंसर है वो क्या है, दोनों सही है, 1 और 2, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। 89 क्वेश्चन हो चुका है। 88 देखते हैं पहले। 1991 की आर्थिक उदारीकरण, हाँ एक और चीज, 1991 के आर्थिक उदारीकरण को लेकर हमेशा सवाल पूछे गए हैं और उसके बाद भी जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली। क्या है 88 क्वेश्चन। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको कितने कथन दिए हुए हैं, 4 कथन दिए हुए हैं। आपको बताना है कौन सा कथन सही है।
जो इसका आंसर है वो है बी इज द करेक्ट आंसर। 3 और 4 क्या है, बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है, ग्रामीण रोजगारों की वृद्धि दर में कमी आई है। ओके, चलिए 7 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 98th क्वेश्चन है, भारत में किसी व्यक्ति में साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं। पहला, यदि कोई मालवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में लगने वाली लागत। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, एलिमिनेशन मेथड आप लगा सकते हैं या कह सकते हैं कैंसिलेशन मेथड आप यहाँ पे लगा सकते हैं, तो ही आप इसका आंसर दे पाओगे। सेकंड देखते हैं, यदि प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया है तो नए कंप्यूटर की लागत, यदि साइबर बलात्कार होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएं लेने पर लगने वाली लागत, यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत। तो जो इसका आंसर है वो क्या है, केवल 1, 3 और 4, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 91वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी, दूसरा है श्रमण, उच्च पद प्राप्त पुजारी, तीसरा है उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। तो जो इसका आंसर है ये तीनों के तीनों क्या है, बिल्कुल सही है, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। 91 का जो आंसर है वो है डी। 94 देखते हैं फटाफट। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन, ये जो फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बार्बेट, ग्रे चिन मिनिवेट और व्हाइट थ्रोटेड डेड स्टार्ट, ये क्या है, तो ये क्या है, पक्षी है। ठीक है, जैव विविधता से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो 92 का देखते हैं क्वेश्चन, क्या है, भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जीव संख्या केरल में है। तो ठीक है, तो 4th वाला तो क्या है, बिल्कुल गलत है, और जो 3rd भी है वो भी क्या है, बिल्कुल गलत है। तो जो इसका आंसर है वो है 1 और 2, मतलब केवल 1 और 2, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। 95 देखते हैं। 95 क्या है, इजी क्वेश्चन है, पहली बात तो देखिए ध्यान से। 95 क्वेश्चन है, भारतीय अनुप्रग बारहसिंगा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है कि संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है। ये मुझे इसलिए आता है क्योंकि मैं खुद एमपी की हूँ, इसलिए मुझे पता है। तो आंसर क्या है इसका, ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। 95 का जो आंसर है वो है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 93, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। ये 4 दिए हैं आपको बताना है कौन सा सही है। इसका जो आंसर है वो है 1, 3 और 4, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। 1, 3 और 4, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। 93 का जो आंसर है वो है सी। 96 देखते हैं, इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है। आधार सड़क के निर्माण के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए, सीमेंट के उत्पादन के लिए। जिसका आंसर है वो क्या है, तीनों के लिए जो इस्पात स्लैग है वो सामग्री हो सकता है। ओके, तो डी इज द करेक्ट आंसर। 96 का जो आंसर है वो है डी। 97 देखते हैं फटाफट। 97 है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग इंपॉर्टेंट है, अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो जो इसका आंसर है वो है केवल 1 और 2, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर क्या, कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है। 1 और 2, तो ए इज द करेक्ट आंसर। इससे आप गूगल भी करेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, 99 देखते हैं फटाफट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्टि होते हैं। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो जो इसका आंसर है वो क्या है, 1, 2, 3, तीनों आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98, ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पद चिन्ह को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। ताम्र स्लैंग, शीत मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी, जियो टेक्सटाइल्स, उष्ण मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी,
पोर्टलैंड सीमेंट। ये 5 दिए हुए हैं आपको बताना है प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है, किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। तो तानस्लैंग, शीत मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी, और जो तीसरा है जियो टेक्सटाइल्स। मतलब 1, 2 और 3 इसका जो है करेक्ट आंसर है, इसे प्राथमिकता दी जाती है, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100th क्वेश्चन है ये। खेतों में बायोचार का क्या उपयोग है? बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती, वर्टिकल फार्मिंग। देखिए फिर से एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, में वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। तीसरा कथन है, जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। आपको बताना है कौन सा सही है। तो जो इसका आंसर है वो है 1, 2 और 3, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। तीनों जो है बिल्कुल सही है। किससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन? ये रिलेटेड है खेतों में बायोचार से रिलेटेड, ठीक है। तो 100 का जो आंसर है सेट नंबर बी में वो है 1, 2, 3, डी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों फाइनली हमने पूरे 100 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लिए। 2 पार्ट में ये वीडियो है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो जाकर देखिए और अपने आंसर मैच जरूर कीजिए कि कितने आखिर आपके मार्क्स आ रहे हैं। तो अगर हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चंस गलत हो, क्योंकि क्लैशेस होते हैं आंसर के यूपीएससी के, कभी भी 100% कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते ही हैं जिसमें 100% आप श्योर नहीं हो सकते। कोई भी कोचिंग क्लास जो आंसर निकालती है उसमें ये होता ही होता है, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन मुझे मिलते हैं तो मैं पोस्ट करके आपको बता दूंगी या टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दूंगी कि कौन से क्वेश्चन में गलती हुई है। ओके दोस्तों, तो यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।